Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you to my YouTube channel, Your Education Diary. So let's start with our sixth chapter and topic is banking. In this chapter, now we will discuss the functions of central bank and techniques of credit control. So start with the functions of central bank. सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन जो है डेट इज इश्यू ऑफ करेंसी. इश्यू ऑफ करेंसी मींस कि सेंट्रल बैंक के पास ही सोल राइट है करेंसी को इशू करने का. जितने भी हमारी करेंसी है, नोट्स जितने भी हैं, वो सारा जो राइट है वो हमारे आरबीआई के पास है. इसके अलावा जो कॉइन्स वगैरह हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है. सो सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. अब जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हमारे गवर्नमेंट का भी बैंक है. हमारे गवर्नमेंट की जितने भी फंक्शनिंग हैं वो सारे उसके जो अकाउंट्स को मेंटेन करना वो हमारे आरबीआई का ही काम है. इसलिए हमारा जो आरबीआई है वो एक बैंकर की तरह, एक एजेंट की तरह और एक एडवाइजर की तरह हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करता है. किस तरीके से? एज अ बैंकर जो हमारा आरबीआई है वो क्या करता है, हमारे गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को क्या करता है, मैनेज करता है. हमारी गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स जो हैं आरबीआई के पास अवेलेबल हैं उसने आरबीआई ने गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है सारा. इसके अलावा गवर्नमेंट के बिहाफ पर जितनी भी रिसिप्ट्स हैं और जो भी पेमेंट्स हैं वो भी आरबीआई ही करेगा. सेकेंड एज एन एजेंट. अब एजेंट कौन है? जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर वर्क करता है. सो यहाँ पर आरबीआई ने अपने गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट की तरह काम करना है. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई जो है वो हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है और उनको टाइम आने पर बाय भी कर सकता है. कब बाय करेगा, कब सेल करेगा, इसके बारे में हम अपनी टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में अभी डिस्कस करेंगे. सो एज अ एडवाइजर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हमारी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देता है. एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन ऑल फाइनेंशियल मैटर्स. अब हमारी इकोनॉमी में कभी बूम पीरियड है, कभी डिप्रेशन पीरियड है, रिकवरी पीरियड है, बिजनेस साइकिल्स जो है वो चलता रहता है. सो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कभी करेंसी को हमें अप्रिशिएट हम देखते हैं हो रही है, कभी वो डीवैल्यूएट हो रही है. तो वो डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है. उस अकॉर्डिंग वो सारी जो एडवाइस है वो हमारी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देते रहते हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को अकॉर्डिंगली जो है वो रन कर सके. उसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन आ जाता है बैंकर टू द बैंक एंड सुपरवाइजर. जैसे कि हमने अभी देखे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे गवर्नमेंट का भी बैंक है. इसी तरह हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी फंक्शनिंग को देखना, चेक करना, सुपरवाइज करना भी आरबीआई का ही काम है. सो आरबीआई ने क्या करना है एज ए बैंकर कि जो हमारे कमर्शियल बैंक का रिलेशन जो अपने कस्टमर्स के साथ है सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है. कमर्शियल बैंक्स अपने रिजर्व्स, अपने सरप्लस आरबीआई के पास पार्क करते हैं और टाइम आने पर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं. सो इस तरह जो आरबीआई है वो हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए एक बैंकर की तरह काम करता है. होल्ड सरप्लस कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड प्रोवाइड लोन्स. नेक्स्ट है एज ए सुपरवाइजर. अब आरबीआई ने ये देखना है कि क्या कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग जो है प्रॉपर चल रही है, क्या उन्होंने उतने रिजर्व मेंटेन करके रखे हुए हैं जितने रिक्वायर्ड हैं. तो ये सारे सुपरवाइजरी फंक्शन जो है वो आरबीआई जो है वो करता है. इसके साथ साथ सारे बैंक्स को टाइम टू टाइम उनकी इंस्पेक्शन करना, क्या ब्रांचेस को आगे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, लाइसेंसिंग के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना, तो ये सारा जो है वो हमारे आरबीआई का फंक्शन है.
इस तरीके से आरबीआई जो है अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। Now come to our next point, lender of the last resort. This is a very important function of central bank. Lender of the last resort means कि जब कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की जरूरत है तो वो जो है किसको अप्रोच कर सकता है, अपने सेंट्रल बैंक को अप्रोच कर सकता है लोन्स को लेने के लिए। सो इफ फाइनेंशियल क्राइसिस आर देयर, फाइनेंशियल क्राइसिस मीन्स अगर इकोनॉमी में पैसे की कमी है, मनी सप्लाई कम है, मनी की सर्कुलेशन कम है, तो कमर्शियल बैंक जो है दे कैन अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब हर बैंक जो है उनके अकाउंट्स जो है वो हमारे आरबीआई, हमारे सेंट्रल बैंक के पास हैं। सो इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट के लिए भी आरबीआई जो है वो हमारी हेल्प करता है। सो बैंक सेटल द क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर, कि जो इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आरबीआई ऑटोमेटिकली जो है बैंक और टू बैंक जो ट्रांजैक्शंस है उसको सेटल करने में हेल्प करता है। लास्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स कि हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ अगर हमने फॉरेन ट्रेड करना है तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत है। तो ये जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी का, ये हमारे आरबीआई के पास अवेलेबल होता है। आरबीआई उसको मेंटेन करके रखता है ताकि हमारी कंट्री का इंटरनेशनल बिजनेस जो है लेवल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है वो इजीली जो है वो रन हो सके। सो आरबीआई जो है उतना रिजर्व मेंटेन करके रखता है ताकि उसकी इकोनॉमी जो है वो अपना फॉरेन ट्रेड जो है वो इजीली कर सके। So in this way these are the main functions of central bank, जो कि central bank जो है हमारा परफॉर्म करता है। So now we will discuss the techniques of credit control. Now let's start with the techniques of credit control. Techniques of credit control. हमने क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक जो था अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो क्रेडिट क्रिएशन के लिए जो लीगल रिजर्व रेशियोज हैं वो कौन जो है सेट करता है, वो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो सेट करता है कि कितनी हमने लीगल रिजर्व रेशियोज जो है वो रखनी है। उसके बेसिस पर ही जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो आगे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मनी सप्लाई को जो है मेंटेन करके रखते हैं। सो जो हमारी टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है ये हमारे सेंट्रल बैंक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो दो तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है अपनी इकोनॉमी को बैलेंस बनाने के लिए। सो वो कौन कौन सी दो टेक्निक है, दो तरीके हैं। एक तो है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स है हमारे पास, और एक है हमारे क्वालिटेटिव। So first of all we will start with our quantitative methods. हमें पता है कि सेंट्रल बैंक जो है उसके पास इशू करेंसी को इशू करने की पावर है, और जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स को मेंटेन करके रखते हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स के बेसिस पर ही वो आगे लोन्स क्रेडिट वगैरह क्रिएशन जो है आगे प्रोवाइड करते हैं। सो first of all we will start with our quantitative methods. In quantitative method में हमारा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई जो है वो इफेक्ट करता है कि कैसे हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है, कैसे हमारी मनी सप्लाई कम होती है। सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव मेथड का, दैट इज बैंक रेट।
नाउ व्हाट इज बैंक रेट? ये वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो ये वो रेट है जिसके ऊपर हर कमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेता है, किससे? सेंट्रल बैंक से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट? इट इज द बैंक रेट इज द रेट, the bank rate is the rate at which central bank lends loans to commercial banks, right? So ये वो रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट? अब इसमें हमने कब जो है हमारा सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज करता है, कब बैंक रेट को डिक्रीज करता है, तो इसके लिए अगर तो हमने अपनी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज करना है, क्रेडिट क्रिएशन की जगह आप मनी सप्लाई वर्ड भी यूज करोगे, लोन्स भी आप वर्ड यूज करते हो कि कब हमने ज्यादा लोन देने हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर तो हमारा बैंक रेट इंक्रीज होगा, लोन महंगे होंगे ऑब्वियसली, तो हम कमर्शियल बैंक भी हमें लोन क्या देगा? महंगा देगा, जिससे मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। बट अगर हमारा बैंक रेट जो है वो क्या है? कम है, डिक्रीजेस है, तो क्या होगा? हमारी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कमर्शियल बैंक्स को कम रेट पर सेंट्रल बैंक से लोन मिल रहे हैं, तो सेम स्ट्रेटजी कमर्शियल बैंक भी अपनाएगा। कमर्शियल बैंक भी लोन्स जो है वो हमें सस्ते देगा, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग जो है वो ज़्यादा लोन जो है वो लेना प्रेफर करते हैं। सो अगर तो कमर्शियल बैंक जो है वो चाहते हैं कि हमें सस्ता लोन मिल रहा है, तो वो आगे भी लोन क्या देंगे? सस्ता ही देंगे। सो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को कम कर देता है, और अगर उसने क्रेडिट क्रिएशन को डिक्रीज करना है तो वो क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली जब बैंक रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा होंगे, तो लोन जो है वो हमें क्या मिलेंगे? महंगे मिलेंगे, ठीक है? और उस केस में हमारे लोन जो है, क्रेडिट क्रिएशन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इन दिस वे बैंक रेट जो है वो हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। बैंक रेट के बाद एक हमारा टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट इज द सेम एज बैंक रेट, सेम है इनकी डेफिनेशन, बस इसमें कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलते हैं, बट रेपो रेट में जो सेंट्रल बैंक है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म। इसका भी क्राइटेरिया सेम है। अगर तो हमने अपनी मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो रेपो रेट जो है उनको क्या किया जाएगा? डिक्रीज किया जाएगा। और अगर हमने मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो रेपो रेट जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। सो रेपो रेट ये भी वही रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, राइट? Now we will discuss our next instrument. That is open market operation.
ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जब आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका क्या मतलब है? सेंट्रल बैंक कैन सेल और purchase the securities of the government to maintain the money supply in the economy. So अब सेंट्रल बैंक ने जो हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनको सेल या परचेज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या करना है? मेंटेन करना है। ऑब्वियसली अब क्या होगा कि अगर तो सेंट्रल बैंक जो है वो परचेज कर रहा है, सिक्योरिटीज को इकोनॉमी में से ले रहा है, तो उसके बदले में क्या देगा? कैश देगा इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। सो अगर तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करेगा? परचेज करेगा सिक्योरिटीज, परचेज द सिक्योरिटीज। जब वो आरबीआई ने परचेज कर लेने हैं सिक्योरिटी, उसके बदले में उसने कैश जो है वो पार्क कर देना है इकोनॉमी में, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और इसके दूसरी तरफ अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो क्या करेगा आरबीआई? सेल कर देगा सिक्योरिटीज को। जब वो इकोनॉमी में अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा, सिक्योरिटीज इकोनॉमी में आ जाएंगी, इकोनॉमी में से लिक्विडिटी और कैश जो है आरबीआई ने सोक कर लेना, इकोनॉमी में से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सो इन दिस वे मनी सप्लाई को सिक्योरिटीज की सेल और परचेज करके भी आरबीआई जो है वो इकोनॉमी में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो नाउ कम टू अवर फोर्थ इंस्ट्रूमेंट, लीगल रिजर्व रेशियोज। लीगल रिजर्व रेशियो में हमारी आ जाती हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हमने अपने लास्ट वीडियोस में इनकी एक्सप्लेनेशन जो है हमने डिस्कस की थी। सीआरआर जो है विद द आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक को रिजर्व रखने हैं, एसएलआर विद देमसेल्फ, कि जो उन्हें हर कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखनी है। अब आरबीआई कब सीआरआर को इंक्रीज करता है, कब एसएलआर को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? अगर आरबीआई ने बोला है कि हमने रिजर्व ज्यादा मेंटेन करना है, तो इट मींस कमर्शियल बैंक अपने पास डिपॉजिट्स का ज्यादा पोर्शन अपने पास रखेंगे और वो जो है क्रेडिट कम क्रिएट करेंगे, लोन कम दे सकेंगे, क्योंकि उनके पास कैश अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी अगर वो ज्यादा रिजर्व रखते हैं। और इसके उलट अगर वो रिजर्व कम रखते हैं तो वो लिक्विडिटी ज्यादा इकोनॉमी में जो है वो दे सकते हैं, लोन जो है वो ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर तो आरबीआई ने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो सीआरआर एंड एसएलआर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, कम करेगा, ताकि रिजर्व कम रखे जाएं, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। यहाँ पर मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन, लोन्स, वन इज द सेम थिंग। लोन आएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी। लोन दे रहे हैं इट मीन्स कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मनी सप्लाई को आरबीआई ने डिक्रीज करना है
तो वो CRR एंड SLR को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाए, बैंक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व अपने पास मेंटेन करके रख सकें और इकोनॉमी में पैसा जो है वो कम आए। इन दिस वे जो RBI है अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। सो दीज आर द क्वांटिटेटिव मेथड्स। नाउ वी विल डिस्कस क्वालिटेटिव मेथड्स। नाउ यू नोट डाउन दिस पॉइंट्स प्लीज। क्वांटिटेटिव। नाउ स्टार्ट विद द क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को हमने देखते हुए जो थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए। ये जो क्वालिटेटिव मेथड है इसमें डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई जो है वो मैटर करती है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि कम करना है विद द डायरेक्शन ऑफ RBI। सो क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारा जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है that is margin requirement. Margin requirement. Basically margin requirement, it is the difference between loan value and वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि जितना हमें लोन मिल रहा है और जितनी हम सिक्योरिटी दे रहे हैं उसके डिफरेंस को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर हमसे ज़्यादा सिक्योरिटी मांगी जाए तो हम लोन कम लेते हैं, अगर हमें कम सिक्योरिटी दे के लोन मिल रहा है तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे हाउस की वैल्यू जो है वो 10 लाख है और हमें 60% हमारे हाउस की वैल्यू को जो है वो लोन मिल रहा है। सो हमें कितना लोन मिल रहा है, 6 लाख। कितने पे, 10 लाख के ऊपर, राइट। अगर 10 लाख के ऊपर बैंक बोल दे कि मैं 90% आपके हाउस की वैल्यू का लोन आपको दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, फिर हमें कितना मिलेगा, 9 लाख। तो कौन सी कंडीशन ज्यादा बेटर है हमारे लिए, ऑब्वियसली कि जब हमें ज्यादा लोन मिल रहा है अपने हाउस की वैल्यू का, राइट। दोबारा समझ लो कि फॉर एग्जांपल हमारे हाउस की वैल्यू है 10 लाख, बैंक ने हमें बोला है कि आपके हाउस की जितनी वैल्यू है उसका 60% आपको लोन मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 60% है तो हमें 6 लाख लोन मिल रहा है 10 लाख सिक्योरिटी पे। और अगर बैंक बोल देता है कि नहीं, आपको 10 लाख के ऊपर 90% वैल्यू का लोन मिलेगा, तो हमें कितना लोन मिल रहा है, 9 लाख। तो हमारे लिए कौन सी सिचुएशन एडवांटेजियस है, 9 लाख वाली, कि जब हमें कम सिक्योरिटी पर ज्यादा लोन मिले। सो यही इस पॉइंट का मेन मकसद जहां पर है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को कब बैंक जो है वो इंक्रीज करते हैं, कब डिक्रीज करते हैं। सो अगर तो क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज करना है, अगर क्रेडिट क्रिएशन को, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करा जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा, कम किया जाएगा, सिक्योरिटीज कम ली जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके। और अगर क्रेडिट क्रिएशन को डिक्रीज करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया जाएगा, सिक्योरिटीज ज्यादा ली जाएंगी और लोन कम दिए जाएंगे। इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारी मनी सप्लाई को क्या करता है, बैलेंस वे से करने में हमारी हेल्प करता है। और आरबीआई ये डिसाइड करता है कि क्या एमआर को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। नाउ कम टू अवर सेकेंड पॉइंट। Second instrument is regulation of consumer credit. Regulation of
कंज्यूमर क्रेडिट। अब इस पॉइंट का क्या मीनिंग है? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने हाउस के लिए, कार खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। और उसके लिए जब हम लोन लेते हैं, इसे हम हायर परचेज पर जब हम गुड्स खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, और बाकी जो पेमेंट है हमें बैलेंस जो है हम आगे पीरियड्स में पे करते हैं। सो अगर तो इकोनॉमी में हमने मनी सप्लाई ज़्यादा है, ऑलरेडी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का पीरियड है, तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन के पीरियड में ज़्यादा डाउन पेमेंट करवाई जाती है और उनका रीपेमेंट टाइम पीरियड कम कर दिया जाता है, राइट। सो इन द अगर तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मीन्स मनी सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है, मनी सप्लाई मोर है, तो क्या किया जाता है, डाउन पेमेंट को इंक्रीज किया जाता है एंड रीपेमेंट पीरियड जो है वो आपका क्या किया जाता है, लेस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है रीपेमेंट का, जो आप कह सकते हो कि उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, राइट। और अगर आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई कम है, तो डाउन पेमेंट को डिक्रीज किया जाता है एंड रीपेमेंट पीरियड को इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सो इन दिस वे, इस इंस्ट्रूमेंट से भी हमारा आरबीआई जो है वो हमारी क्रेडिट क्रिएशन को क्या करता है, मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो नोट दिस पॉइंट प्लीज। Now come to our next qualitative method, credit rationing। अब इस पॉइंट पे क्या है कि सेंट्रल बैंक फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को मैक्सिमम अमाउंट जो है वो फिक्स करने के लिए बोल देना है कि इससे ज़्यादा आपने लोन जो है आगे नहीं देने, ताकि मेंटेन किया जा सके इकोनॉमी की सिचुएशंस पे। एक तरह से आरबीआई जो है वो अपने कमर्शियल बैंक्स को यहाँ पर जो है दे रहा है, पावर दे रहा है कि आपने इससे ज़्यादा जो है लोन जो है आगे नहीं देने। मोरल सुएशन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि मोरल सुएशन में आरबीआई ने ओरल और रिटर्न अपील कर देनी है अपने बैंक्स को कि इधर इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर उन्होंने अपने कमर्शियल बैंक्स को खुद जो है वो डिसीजन लेने के लिए बोलना है कि इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए आप बैंक लोन्स अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। क्या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, क्या डिफ्लेशन सिचुएशन चल रही है। लास्ट पॉइंट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में सेंट्रल बैंक ने डायरेक्टली एक्ट करना है। डायरेक्टली एक्ट मीन कि अगर कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत है, हो सकता है सेंट्रल बैंक उसको डायरेक्ट मना कर दे कि हम आपको लोन नहीं देने वाले। ऑब्वियसली जब कमर्शियल बैंक्स के पास लोन नहीं आए तो कमर्शियल बैंक्स भी अपने पब्लिक को रिफ्यूज करेगा लोन देने के लिए। सो दीज आर द सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव मेथड जो हमने आज डिस्कस किए। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।